एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पिछले सेशंस में हम लोग अक्टूबर 2021 के जो करंट अफेयर्स है उनको कंपाइलेशन फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में वो रिसीव हो चुकी है अभी तक। आज हम लोग करेंगे अक्टूबर 2021 के ही करंट अफेयर्स बट थ्रू एमसीक्यूज, कि कोई भी जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या वो स्टेटमेंट वाइज आ सकता है या फिर वन वर्ड एमसीक्यू आ सकता है, तो किस फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चलो तो शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर हैज रिक्रिस्टाइंड माउंट हैरियट, अ हिस्टोरिकल टूरिस्ट स्पॉट आइलैंड एज माउंट मणिपुर, वेयर इज इट सिचुएटेड। अभी रिसेंटली माउंट हैरियट का नाम जो है माउंट मणिपुर चेंज कर दिया गया है। सेंटर नोटिफिकेशन जारी कर दी थी अभी रिसेंटली ही। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो माउंट मणिपुर है या माउंट हैरियट है, जो भी आप कहना चाहें, वो किस जगह पर सिचुएटेड है। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार एंड तमिलनाडु। अगर आपने हल्का सा भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि दिस इज सिचुएटेड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूटी। इसके पीछे जो सिग्निफिकेंस है कि बेसिकली जो माउंट हैरियट है इस पे जितने भी, जब एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ था, जितने भी मणिपुरीज उसमें लड़े थे उनको फिर सज़ा के तौर पर अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। उस टाइम तक ये काला पानी की सज़ा, जो ये सेलुलर जेल है हमारी, वो नहीं बनी थी, तो इसीलिए उनको इस आइलैंड पर, इस माउंटेन पर छोड़ दिया गया था। तो उन्हीं की कंट्रीब्यूशन को, उन्हीं के सेक्रीफाइस को याद करने के लिए हम लोगों ने इस जगह को माउंट मणिपुर के नाम से चेंज कर दिया है। क्लियर है? तो दिस इज सिचुएटेड इन अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि माउंट हैरियट का जो नाम है वो किस स्टेट के ऊपर रख दिया गया है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर आसाम। तो क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है। आपने टॉपिक अगर तैयार कर लिया है तो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू टैकल दैट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल अभी रिसेंटली ही सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या कह रही हैं स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कह रही है इट इज ए न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबल है, इसका मतलब ये कुछ अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ लेकर जा सकती है और अल्टीमेटली उस जगह पर नीचे गिरा सकती है। तो यस, इट इज न्यूक्लियर कैपेबल बट इट इज नॉट ए क्रूज मिसाइल, इट इज ए बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि आपका ये पैराबोलिक पाथ कवर करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ये हम लोगों ने जब ये करंट अफेयर किया था तब भी डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। तो इट इज नॉट अ क्रूज मिसाइल, इट इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड है इट हैज रेंज ऑफ अबाउट 5000 किलोमीटर। आपको रेंज ध्यान में रखनी है अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 की। अग्नि 3 है तो 3000 किलोमीटर है, अग्नि 4 है तो 4000 किलोमीटर है, अग्नि 5 है तो 5000 किलोमीटर है ना। तो ऐसे आप याद कर लेना। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। इट वेज क्लोज टू 50 टन्स, 50,000 किलोग्राम इसका जो बेसिकली वेट है। आप जब भी किसी मिसाइल को पढ़ते हैं तो उसका वेट, उसका कैरिंग कैपेसिटी, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, उसकी रेंज, उसमें कौन सा फ्यूल यूज़ हुआ है, उसमें कितनी स्टेज में फ्यूल यूज़ हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं बेसिकली। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट दैट अग्नि 5 हैज़ वेट ऑफ 50 टन्स। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ऑप्शन पूछे हैं आपसे, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी आपने ध्यान से पढ़ना है, हम बार बार डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, दोनों में ध्यान रखना। तो करेक्ट पूछा है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ऑप्शन आपका ये चला गया, ये चला गया, ऑल ऑफ दी अबव वाला चला गया। ऑप्शन बी इज रिमेनिंग एंड दिस इज दी आंसर। अगर आपको इसमें से एक भी पता है कि ये सही नहीं है तो अल्टीमेटली आपका जो क्वेश्चन है आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, चाहे आपको 2 भले ही ना पता हो, है ना। तो हल्का सा जब भी टॉपिक आप करेंगे तो चीज़ें इस तरीके से पढ़ना। ऑप्शन बी इज द आंसर। अच्छा, इसे बनाई किसने है? इट हैज़ बिन डेवलप्ड बाय DRDO एंड भारत डायनामिक्स लिमिटेड, दोनों का एक कोलैबोरेशन है। और इसकी जो और स्पेसिफिकेशन है दैट इट इज़ अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो रेंज है 5000 किलोमीटर, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स तक भी रीच अपनी पहुंचा सकती है ना। इंडिया टू
यूरोप, इंडिया टू रशिया, इंडिया टू सेंट्रल एशिया। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया को एक ऐसे क्लब में लेकर आ जाती है, ऐसी कंट्रीज़ के क्लब में जिनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मिसाइल्स हैं। तो इंडिया के पास भी अब क्या है, ICBM है इन द फॉर्म ऑफ अग्नि 5। और अगर हम इसके पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो इट इज़ 1500 किलोग्राम, कि इतना वॉरहेड लेकर ये ऊपर जा सकती है और अल्टीमेटली किसी भी जगह पर अटैक कर सकती है। तो ये आप हल्का सा ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टाइम फॉर इंडिया ड्राइव विच इज अ ट्रेड प्रमोशन इवेंट टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तो उसको प्रमोट किया है और उसी चीज़ को आगे लेकर आने के लिए उन्होंने एक कैंपेन भी चलाया है। ऑप्शंस हैं आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। अगर आपको ये भी याद है कि जो कंट्री है इसने जिसने ये चलाई है टाइम फॉर इंडिया ड्राइव, अगर ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है तब ये चारों की चारों स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। ऑप्शन आपके नेगलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं उनमें आपको बहुत ध्यान से चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ थी क्या। इसमें आप गेस नहीं कर सकते, इसमें आप तुक्का भी नहीं मार सकते। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी ही पड़ती हैं कि कौन सा कैंपेन किस कंट्री ने चलाया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, स्वीडन। और ये क्यों चलाया है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो लॉकडाउन लगा था उसमें काफ़ी सारे जो इंडियंस हैं वो स्वीडन नहीं जा सकते थे, स्वीडन वाले इंडिया में नहीं आ सकते थे। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट उन चीज़ों पर पड़ा। अब उसको ठीक करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि अब जो एयरलाइंस हैं वो इजीली एक दूसरे कंट्री में आ जा सकेंगी और जो गुड्स या सर्विसेज हैं उनका भी ट्रेड बहुत इजीली पॉसिबल हो पाएगा। तो टाइम फॉर इंडिया ड्राइव बेसिकली क्या है ये आप ध्यान रखेंगे, किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। रिसेंटली अभी प्रेजेंट किया गया है एक पर्सनैलिटी को। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज द 51st, यस दिस इज राइट, 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड was recently presented to मनोज बाजपेयी। सेकेंड ऑप्शन है, इट वॉज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू देविका रानी, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा। ये जो अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 1969 में लॉन्च किया गया था। ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए, ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने अपना इंडिया सिनेमा में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। और पहली बार जब ये दिया गया था तो ये देविका रानी को दिया गया था, जिनको हम फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। हेंस दिस स्टेटमेंट इज राइट। बट द फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें दो थोड़े से क्लू हैं कि एक तो 51st है, ये भी गलत हो सकता था, बट येस इट इज 51st। और ये मनोज बाजपेयी को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है अभी रजनीकांत को। और ऐसे भी आप याद कर सकते हो हल्का सा कि ऐसे लोगों को मिलता है जिनको बहुत टाइम हो गया है इस फील्ड में, तभी तो उनका जो रोल है वो काफ़ी बड़ा है अब, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो मनोज बाजपेयी नहीं है, रजनीकांत है। हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो पूछा क्या है आपसे, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट नहीं पूछी है, इनकरेक्ट पूछी है। तो आधे बच्चे तो जो क्वेश्चन है वो इसीलिए गलत करेंगे क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2। तो रॉन्ग कौन सी है आपकी, सिर्फ फर्स्ट रॉन्ग है, तो आंसर इज ए 1 ओनली। सेकंड इज राइट, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। इट वाज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू रजनीकांत, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इन विच फील्ड कैनेडियन बॉर्न डेविड कार्ड, इजरायली अमेरिकन जोशुआ एंग्रिस्ट, डच अमेरिकन इम्बेंस रिसेंटली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। हमने पहले भी बात की है कि कोई भी जो नोबेल प्राइज है, एक तो किस फील्ड में किसको मिला है और किस चीज़ के लिए मिला है, यही 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है कि आपको नाम दे दिए जाएंगे और आपसे फील्ड पूछ ली जाएगी। कई बार होता है फील्ड दे दी जाती है, नाम पूछ लिए जाते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाएँ तो उस हिसाब से चीज़ों को याद करना। तो ये मिला है, ऑप्शन है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर या फिर इकोनॉमिक्स।
ये तीनों के तीनों को मिला है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये किसके लिए मिला है ये हम देख लेते हैं हल्का सा, कि इन्होंने जो आपकी एजुकेशन है, आपकी जो स्किल है, जितनी ज़्यादा वो होती है उतनी ही ज़्यादा आपकी जो डिमांड है लेबर मार्केट में बढ़ती है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एम्पेरिकल एविडेंसेस हम लोगों को प्रोवाइड किए बाय द डिफरेंट केस स्टडीज, बाय द डिफरेंट सर्वेज। तो इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ऑप्शन डी इज द आंसर। दे on the use of natural experiment on the impact of minimum wages, immigration and education on the labor markets। तो ये इन्होंने एम्पेरिकली हम लोगों को बताया है कि मोर द एजुकेशन मोर द हायर अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, more the minimum wages, more the people are likely to join that labor economics and to that factory। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन लोगों ने हमें बताई, बट विद द डेटा, विद द एविडेंसेस, इसीलिए इनको दिया गया है नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमिक्स। ये तीनों नाम भी आप ध्यान रखेंगे, डेविड कार्ड, एंग्रिस्ट एंड इम्बेंस। इस तरीके से आप याद कर लेना। किस कंट्री के हैं वो ना भी याद करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट नाम, फील्ड और किस चीज़ के लिए मिला है ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि कोई भी जो करंट अफेयर का इशू है वो क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आ सकता है। जो भी और टॉपिक्स रह गए हैं जिनके ऊपर नहीं एमसीक्यूज बने हैं उनको भी आपने इसी फॉर्म में याद करना है कि कैसे क्वेश्चन इन पर बन सकता है, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, चलो अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, यू कैन कॉल अस, यू कैन मैसेज अस, यू कैन मेल अस। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।